लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी अंजाम बखैर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बंटवारे के बाद जब फिरका वाराना फसादा शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से जमीन रगी जाने लगी, तो नसीम अख्तर ने, जो दिल्ली की नौखेज तवाइफ थी, अपनी बूढ़ी माँ से कहा, चलो माँ यहां से चले। बूढ़ी नायिका ने अपने पोपले मुंह में पानदान से छालिया के बारीक बारीक टुकड़े डालते हुए उससे पूछा, कहाँ जाएंगे बेटा? पाकिस्तान। ये कहकर वो अपने उस्ताद खान साहब अच्छन खान से मुखातिब हुई। खान साहब, आपका क्या ख्याल है? यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं? खान साहब ने नसीम अख्तर की हाँ में हाँ मिलाई। तुम कहती हो, मगर बाई जी को मना लो तो सब चलेंगे। नसीम अख्तर ने अपनी मां से बहतेरा कहा कि चलो, अब यहां हिंदुओं का राज होगा, कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया ने कहा, तो क्या हुआ, हमारा धंधा तो हिंदुओं की बदौलत ही चलता है, और तुम्हारे चाहने वाले भी सबके सब हिंदू ही हैं, मुसलमानों में रखा ही क्या है? ऐसा न कहो, उनका मजहब और हमारा मजहब एक है। कायदे आजम ने इतनी मेहनत से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है, हमें अब वहीं रहना चाहिए। मांडू मीरासी ने अफीम के नशे में अपना सर हिलाया और गनूदगी भरी आवाज में कहा, छोटी बाई, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। क्या बात कही है, मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूं। मेरी कब्र भी बनाओ तो रूह खुश रहेगी। दूसरे मीरासी थे, वो भी तैयार हो गए, लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी। बाला खाने पर उसी का हुक्म चलता था, इसलिए सब खामोश हो गए। बड़ी बाई ने सेठ गोविंद प्रकाश की कोठी पर आदमी भेजा और उसको बुलाकर कहा, मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है, पाकिस्तान जाना चाहती थी, मगर मैंने समझाया, यहां आप ऐसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं, वहां जाकर हम उपले थापेंगे, आप एक करम कीजिए। सेठ बड़ी बाई की बातें सुन रहा था, मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एकदम चौंक कर उसने बड़ी बाई से पूछा, तू क्या चाहती है? हमारे कोठे के नीचे 2-3 हिंदुओं वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा कर दीजिए, ताकि बच्ची का सहम दूर हो। सेठ गोविंद प्रकाश ने कहा, ये कोई मुश्किल नहीं, मैं अभी जाकर सुपरिंटेंडेंट पुलिस से मिलता हूं, शाम से पहले पहले सिपाही मौजूद होंगे। नसीम अख्तर की मां ने सेठ को बहुत दुआएं दी। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, हम आज अपनी भाई नसीम अख्तर का मुजरा सुनने आएंगे। बुढ़िया ने उठकर ताजी मन कहा, हाय जमजम, आइए, आपका अपना घर है। बच्ची को आप अपनी कनीज समझिए, खाना यहीं खाइएगा। नहीं, मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूं। ये कहकर वो अपनी तोंद पर हाथ फेरता चला गया। शाम को नसीम की मां ने चांदनियां बदलवाईं, गांव तकियों पर नए गिलाफ चढ़ाए, ज्यादा रोशनी के बल्ब लगवाए, सेठ के लिए आला किस्म के सिगरेटों का डब्बा मंगवाने भेजा। थोड़ी ही देर के बाद नौकर हाँपता कांपता वापस आ गया। उसके मुंह से एक बात नहीं निकलती थी। आखिर जब वो कुछ देर के बाद संभला तो उसने बताया कि चौक में 5-6 सिखों ने एक मुसलमान ख्वांचा फरोश को किरपाणों से उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला है। जब उसने ये देखा तो सर पर पांव रखकर भागा और यहां आन के दम लिया। नसीम अख्तर ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किलों से खान साहब अच्छन खान उसे होश में लाए, मगर वो बहुत देर तक निढाल रही और खामोश खला में देखती रही। आखिर उसकी मां ने कहा, खून खराबे होते ही रहते हैं, क्या इससे पहले कत्ल नहीं होते थे? दम दिलासा देने के बाद नसीम अख्तर संभल गई तो उसकी मां ने उससे बड़ी दुलार और प्यार से कहा, उठो मेरी बच्ची, जाओ पिशवाज पहनो, सेठ आते ही होंगे। नसीम ने बादली नखवास्ता पिशवाज पहनी, 16 सिंगार किए और मसनद पर बैठ गई। उसका जी भारी भारी था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उस मकतूल ख्वांचा फरोश का सारा खून उसके दिलो दिमाग में जम गया है। उसका दिल अभी तक धड़क रहा था। वो चाहती थी कि जर्क बर्क पिशवाज की बजाय सादा शलवार कमीज पहन ले और अपनी मां से हाथ जोड़कर, बल्कि उसके पांव पड़कर कहे कि खुदा के लिए मेरी बात सुनो और भाग चलो यहां से। मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई न कोई आफत आने वाली है। बुढ़िया ने झुंझलाकर कहा, हम पर क्यों आफत आने लगी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? नसीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया,
उस गरीब ख्वांचा फरोश ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जालिमों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बिगाड़ने वाले बच जाते हैं, मारे जाते हैं वो जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरुस्त रह सकता है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। ये कहकर वो उठी, बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे बाजार में देखने लगी। उसे बिजली के खंभे के पास 4-5 आदमी खड़े दिखाई दिए जिनके पास बंदूकें थीं। उसने खान साहब खान को बुलाया और वो आदमी दिखाए। ऐसा लगता है कि वही सिपाही हैं जिनको भेजने का वादा सेठ कर गया था। खान साहब अच्छन खान ने उन आदमियों को अपनी चुंधी आंखों से बगौर देखा। नहीं, ये सिपाही नहीं, सिपाहियों की तो वर्दी होती है, मुझे तो गुंडे मालूम होते हैं। नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया। गुंडे? अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लो, ये तुम्हारी कोठी की तरफ आ रहे हैं। देखो नसीम, तुम किसी बहाने से ऊपर कोठी पर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। मुझे दाल में काला नजर आता है। नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी मां से नजर बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्छन खान अपनी चुंधी आंखें झपकाता ऊपर आया और जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। नसीम अख्तर ने, जिसका दिल जैसे डूब रहा था, खान साहब से पूछा, क्या बात है? वही जो मैंने समझा था, तुम्हारे मुतल्लिक पूछ रहे थे। कहते थे सेठ गोविंद प्रकाश ने कार भेजी है और बुलाया है। तुम्हारी मां बड़ी खुश हुई। बड़ी मेहरबानी है उनकी। मैं देखती हूं कहाँ है, शायद गुसलखाने में हो। इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊं? उन गुंडों में से एक ने कहा, तुम्हें क्या शहद लगाकर चाटेंगे? बैठी रहो जहां बैठी हो, खबरदार जो तुम यहां से हिली, हम खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। मैंने जब ये बातें सुनी और उन गुंडों के बिगड़े हुए तेवर देखे तो खिसकता खिसकता यहां पहुंच गया। नसीम अख्तर हवास बाखता थी। अब क्या किया जाए? खान ने अपना सर खुजलाया और जवाब दिया, देखो, मैं कोई तरकीब सोचता हूं, बस यहां से निकल भागना चाहिए। और मां? उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। उसको अल्लाह के हवाले करके खुद बाहर निकलना चाहिए। ऊपर चारपाई पर 2 चादरें पड़ी हुई थीं। खान साहब ने उनको गांठ देकर रस्सा सा बनाया और मजबूती से एक कुंडे के साथ बांधकर दूसरी तरफ लटका दिया। नीचे लॉन्ड्री की छत थी, वहां तक अगर वो पहुंच जाएं तो आगे रास्ता साफ था। लॉन्ड्री की छत की सीढ़ियां दूसरी तरफ थीं, उसके जरिए से वो तवेले में पहुंच जाते और वहां साइज से, जो मुसलमान था, तांगा लेते और स्टेशन का रुख करते। नसीम अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई। आराम आराम से नीचे उतरकर लॉन्ड्री की छत तक पहुंच गई। खान साहब अच्छन खान भी बाहिफाजत तमाम उतर आए। साइस इत्तिफाक से तांगे में घोड़ा जोत रहा था। दोनों उसमें बैठे और स्टेशन का रुख किया, मगर रास्ते में उनको मिलिट्री का ट्रक मिल गया। उसमें मुसल्लह फौजी मुसलमान थे जो हिंदुओं के खतरनाक मोहल्ले से मुसलमानों को निकाल निकाल कर महफूज मुकामात पर पहुंचा रहे थे। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको स्पेशल ट्रेनों में जगह दिलवा देते। तांगा से उतरकर नसीम अख्तर और उसका उस्ताद ट्रक में बैठे और चंद मिनटों में स्टेशन पर पहुंच गए। स्पेशल ट्रेन इत्तेफाक से तैयार थी। उसमें उनको अच्छी जगह मिल गई और वो बखैरियत लाहौर पहुंच गए। यहाँ वो करीब करीब 1 महीने तक वाल्टन कैंप में रहे, निहायत कसमपुरसी की हालत में। इसके बाद वो शहर चले आए। नसीम अख्तर के पास काफी जेवर था जो उसने उस रात पहना हुआ था जब सेठ गोविंद प्रकाश उसका मुजरा सुनने आ रहा था। ये उसने उतार कर खान साहब अच्छन खान के हवाले कर दिया था। उन जेवरों में से कुछ बेचकर उन्होंने होटल में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मकान की तलाश जारी रही। आखिर बादिक्कत तमाम हीरा मंडी में एक मकान मिल गया जो अच्छा खासा था। अब खान साहब अच्छन खान ने नसीम अख्तर से कहा, गद्दे और चांदियां वगैरह खरीद ले और तुम बिस्मिल्लाह करके मुजरा शुरू कर दो। नसीम ने कहा, नहीं खान साहब, मेरा जी उकता गया है। मैं तो इस मकान में भी रहना पसंद नहीं करती। किसी शरीफ मोहल्ले में कोई छोटा सा मकान तलाश कीजिए ताकि मैं वहां उठ जाऊं। मैं अब खामोश जिंदगी बसर करना चाहती हूं। खान साहब को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्या हो गया है तुम्हें? बस जी उचाट हो गया है। मैं इस जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हूं। दुआ कीजिए खुदा मुझे साबित कदम रखे। ये कहते हुए नसीम की आंखों में आंसू आ गए। खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मस न हुई।
एक दिन उसने अपने उस्ताद से साफ कह दिया कि वो शादी कर लेना चाहती है। अगर किसी ने उसको कबूल न किया तो कुंवारी रहेगी। खान साहब बहुत हैरान थे कि नसीम में ये तब्दीली कैसे आई। फसादात तो इसका बाइस नहीं हो सकते। फिर क्या वजह थी कि वो पेशा तर्क करने पर तुली हुई थी और शादी करके शरीफाना जिंदगी बसर करना चाहती थी। जब वो उसे समझा समझा कर थक गया तो उसने एक मोहल्ले में, जहां शुरफा रहते थे, एक छोटा सा मकान ले लिया और खुद हीरा मंडी की एक मालदार तवाइफ को तालीम देने लगा। नसीम ने थोड़े से बर्तन खरीदे, एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी। एक छोटा लड़का नौकर रख लिया और सुकून की जिंदगी बसर करने लगी। 5 नमाजें पढ़ती। रोजे आए तो उसने सारे के सारे रखे। एक दिन वो गुसल खाने में नहा रही थी कि सब कुछ भूल कर अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी। उसके यहाँ एक और औरत का आना जाना था। नसीम अख्तर को मालूम नहीं था कि ये औरत शरीफों के मोहल्ले की बहुत बड़ी फाफा कुटनी है। शरीफों के मोहल्ले में कई घर तबाह बर्बाद कर चुकी है। कई लड़कियों की इस्मत औने पौने दामों बिकवा चुकी है। कई नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाकर अपना उल्लू सीधा करती रही है। जब उस औरत ने, जिसका नाम जन्नते है, नसीम की सुरीली और मझी हुई आवाज सुनी तो उसको मन में ये ख्याल आया कि लड़की जिसका आगा है न पीछा, बड़ी मार्के की तवाइफ बन सकती है। चुनांचे उसने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसको उसने कई सब्ज बाग दिखाए मगर वो उसके काबू में न आई। आखिर उसने एक रोज उसको गले लगाया और चट चट उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी। जीती रहो बेटी, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम इसमें 16 आने पूरी उतरी हो। नसीम अख्तर उसके फरेब में आ गई। एक दिन उसको यहां तक बता दिया कि वो शादी करना चाहती है, क्योंकि एक यतीम कुंवारी लड़की का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं होता। जन्नती को मौका हाथ आया। उसने नसीम से कहा, बेटा ये क्या मुश्किल है, मैंने यहां शादियां कराई हैं, सबकी सब कामयाब रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे हस्बे मंशा मियां मिल जाएगा, जो तुम्हारे पांव धो धो कर पिएगा। जन्नते कई फर्जी रिश्ते लाई मगर उसने उनकी कोई ज्यादा तारीफ न की। आखिर में वो एक रिश्ता लाई जो उसके कहने के मुताबिक फिरिश्ता सीरत और साहिब जायदाद था। नसीम मान गई, तारीख मुकर्रर की गई और उसकी शादी अंजाम पा गई। नसीम अख्तर खुश थी कि उसका मियाँ बहुत अच्छा है, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता है। लेकिन उस दिन उसके होशो हवास गुम हो गए जब उसको दूसरे कमरे से औरतों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे में से झांक कर उसने देखा कि उसका शौहर 2 बूढ़ी तवाइफों से उसके मुतल्लिक बातें कर रहा है। जन्नतें भी पास बैठी थी। सब मिलकर उसका सौदा तय कर रहे थे। उसकी समझ में न आया क्या करे और क्या न करे। बहुत देर रोती सोचती रही। आखिर उठी और अपनी पिशवाज निकाल कर पहनी और बाहर निकलकर सीधी अपने उस्ताद अच्छन खान के पास पहुंची और मुजरे के साथ साथ पेशा भी शुरू कर दिया। एक इंतकामी किस्म के जज्बे के साथ वो खेलने लगी। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी अंजाम बखैर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।